हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टॉक आर्ट। और आज मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो के बारे में बात करने वाला हूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसे पी मल्टीपल या पी रेशो भी कहा जाता है, ये एक फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है जो हमारी हेल्प करता है ये असेस करने में कि कोई भी स्टॉक की जो अभी करंट प्राइस है वो अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड है या ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है, जिसके बेसिस पे अपन अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो इसे कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो अभी किसी भी शेयर की करंट मार्केट प्राइस है उससे डिवाइड किया जाता है अर्निंग पर शेयर से। और अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जो नेट प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी का, उसमें से अगर कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने, तो वो डिविडेंड घटाने के बाद जो भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं अभी मार्केट में कंपनी के, अब जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं उससे दो तीन तरह के स्टॉक्स को रेफ़र किया जा सकता है, जैसे कि कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंशियल स्टॉक या ट्रेजरी स्टॉक। बट इन जनरल कॉमन स्टॉक को ही लिया जाता है ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए। अब ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है और क्या क्या अपन कैलकुलेशन में लेते हैं, इसमें अपन को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर जो भी ऐप्स अवेलेबल हैं उनमें जनरली हमें पी रेशो कैलकुलेट करा हुआ मिल जाता है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है उसकी ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम उस रेशो को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन इस बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पी रेशो की हेल्प से हम ये जज कर सकते हैं कि स्टॉक की जो अभी वैल्यूएशन है वो कैसी है। तो देखिए, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अपन जब भी कुछ खरीदने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आता है कि भाई जो भी हम खरीद रहे हैं अभी, जो प्राइस पे कर रहे हैं हम, उसके कंपैरिजन में हमें उसकी वैल्यू क्या मिल रही है। तो जहाँ वैल्यू और प्राइस का इक्विलिब्रियम मिलता है हम वहाँ पे अपना बाय कॉल ले लेते हैं। तो सेम यही टेंडेंसी जो हमारी होती है ये स्टॉक मार्केट में भी लगती है। तो कोई भी शेयर अपन खरीदने लगते हैं तो हमें लगता है कि वो ओवर प्राइस्ड है, तो अपन अपने डिसीजन को, बाय करने के डिसीजन को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। हमें लगता है कि अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड है तो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और अंडर प्राइस लगता है तो हम जनरली ले ही लेते हैं। तो पी रेशो की हेल्प से अपन यही अपना डिसीजन ले सकते हैं कि जो प्राइस स्टॉक है अभी वो ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है या अप्रोप्रिएटली प्राइस्ड है। तो पी रेशो हम कोई भी ऐप यूज़ करते हैं जिसमें हमें मिल जाता है कैलकुलेट हुआ हुआ, तो एक चीज़ ध्यान रखने की होती है कि पी रेशो या फॉर दैट मैटर कोई भी फाइनेंशियल्स या कोई भी रेशो हमें मिलते हैं वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे और स्टैंड अलोन बेसिस पे मिलते हैं। तो स्टैंड अलोन बेसिस में ये होता है कि एक कंपनी एज अ सेपरेट एंटिटी कैसा कर रही है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उसके रेशियोज़ कैसे हैं, उसमें वो दिखाया जाता है। और कंसोलिडेटेड में एक कंपनी की जो दूसरी एंटिटीज़ हैं या जिनमें इस कंपनी का स्टेक है, और दूसरी कंपनी की जो भी सब्सिडरीज वगैरह हैं जो एज अ सेपरेट एंटिटी लिस्टेड नहीं है, उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो कंपनी की परफॉर्मेंस है कंसोलिडेटेड बेसिस पे एज अ होल वो मिलती है। तो हमें स्टैंड अलोन बेसिस का जो रेशो होता है या फाइनेंशियल होता है उसको भी देखना है, साथ ही हमें कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो रेशोज़ हैं और फाइनेंशियल्स हैं उन्हें भी देखना होता है। तो जो कंपनीज़ होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज़ के पी रेशोज़ जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यूजुअली एफएमसीजी स्टॉक्स जो होते हैं वो हायर पी मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं, और मेटल स्टॉक्स वगैरह जो होते हैं ये जनरली लोअर पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करते हैं। पर हाँ, जैसा कि मैंने लिखा है कि एक्सेप्शंस होते हैं। कोई एफएमसीजी स्टॉक हो सकता है जो लोअर पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा हो, और कोई मेटल स्टॉक हो सकता है जो हायर पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप एचयूएल का पी मल्टीपल देखेंगे, तो अभी अगर आप एचयूएल का पी मल्टीपल देखेंगे तो वो 70 के अबव है, यानी कि जो उसकी प्राइस है इट इज़ 70 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग्स अप्रॉक्सीमेटली। और दूसरी एक एफएमसीजी कंपनी है ज्योति लैबोरेटरीज, उसका आप पी मल्टीपल देखेंगे तो वो अभी अंडर 20 है। सिमिलरली अपन अगर फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो जैसे कि सिप्ला का शेयर है, उसका कंसोलिडेटेड पी मल्टीपल अभी अराउंड 36 का है। और वहीं अगर अपन डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरीज़ के स्टॉक की बात करें तो उसका कंसोलिडेटेड पी रेशो अभी अराउंड 50.21 का है। तो इन शॉर्ट, कंपनी किस सेक्टर में है वो भी डिटरमाइन करता है कि पी रेशो कंपनी का हाई है या लो है। तो देखिए, सेक्टर के अलावा कुछ और रीजंस भी होते हैं या कुछ और
चीज़ें भी होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि किसी स्टॉक का पी रेशो क्या रहेगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक, तो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक से मतलब होता है ऑन दी होल आउटलुक कैसा है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक को लेके। तो अभी जैसे टाइम रिसेशन का हो सकता है आ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक डिसरप्शन चल रहा है, जीडीपी इकोनॉमीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कोविड के कारण। तो मार्केट जो है मतलब अभी नेगेटिव आउटलुक है। सिमिलरली कोई अगर इकोनॉमिक स्टिमुलस आ जाए या कोई कोविड की वैक्सीन वगैरह आ जाए तो हो सकता है इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव हो जाए। तो ये चीज़ भी डिटरमाइन करती है कि स्टॉक्स की वैल्यूएशन कैसी रहने वाली है। जब आउटलुक पॉजिटिव होता है तो स्टॉक्स यूजुअली महंगे हो जाते हैं, और जब आउटलुक नेगेटिव होता है तो स्टॉक्स यूजुअली सस्ते हो जाते हैं, यानी कि लोअर पी मल्टीपल पे अवेलेबल होते हैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक के बाद आता है सेक्टोरल आउटलुक, कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कैसा आउटलुक है। तो अभी जैसे कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है, फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हो सकता है आने वाले 2 या 3 साल तक अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है। तो फार्मा स्टॉक्स पे कह सकते हैं कि अपन अपना आउटलुक अभी पॉजिटिव है। और फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोविड की न्यूज़ मार्च में आई थी उससे पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था। सिमिलरली कहा जा सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है कि आगे अच्छा करे, क्योंकि जो अभी सिचुएशन है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की डिमांड ऑब्वियसली थोड़ी बढ़ रही है। तो कहा जा सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर पे अपन पॉजिटिव व्यू ले सकते हैं अभी। तो सेक्टर का आउटलुक कैसा है वो भी डिटरमाइन करता है। जिस सेक्टर पे आउटलुक पॉजिटिव होगा उसके स्टॉक्स अच्छा करेंगे, जिस सेक्टर पे आउटलुक नेगेटिव होगा उस सेक्टर के स्टॉक्स थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ वगैरह भी कुछ हो सकती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दे तो हो सकता है उस सेक्टर के स्टॉक्स जो इंडिया में हैं वो अच्छा परफॉर्म करें। फिर फाइनली जो मैं सोचता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कंपनी खुद कैसी है। अगर कंपनी खुद फंडामेंटली अच्छी है, डिविडेंड पे आउट उसका अच्छा रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उसका मैनेजमेंट प्रूवन है, उसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड है मार्केट में, तो वो ऑब्वियसली हायर वैल्यूएशन पे अवेलेबल होगी और उसका पी मल्टीपल हाई होगा। तो क्या अपन कह सकते हैं कि जिस भी स्टॉक का पी रेशो कम है वो वाकई में चीप है और उसमें वैल्यू है? देखिए मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि भाई एक कंपैरिजन मैंने अभी बताया था, एचयूएल का जो शेयर है वो ओवर 70 के ऊपर है उसका पी मल्टीपल, और एक दूसरा एफएमसीजी स्टॉक बताया था मैंने जिसका पी मल्टीपल 20 के नीचे है। इसके पीछे देखिए एक रीज़न है। अगर कोई कंपनी मार्केट लीडर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, उसकी पेनिट्रेशन मतलब छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे कस्बे में है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है, उसका जो बिज़नेस साइज़ है वो किसी दूसरी कंपनी से अच्छा ही रहेगा। तो जैसा कि मैंने स्लाइड पे भी लिखा है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो महंगी ही होती हैं। सिमिलरली जो अच्छे शेयर्स हैं अच्छी कंपनीज़ के वो महंगे ही होंगे। और ये चीज़ आप किसी भी स्टॉक के हिस्टोरिकल चार्ट को देख के भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं वो कंसिस्टेंटली अच्छा करते आए हैं पास्ट में परफॉर्म। पर हाँ, कहीं ना कहीं किसी रीज़न से अगर कोई सेक्टर में करेक्शन आता है, इकनॉमी में करेक्शन आता है, मार्केट एज अ होल करेक्ट होता है, तो जो कम पी मल्टीपल पे अवेलेबल कंपनीज होती हैं वो बार्गेन बाय भी हो सकती हैं। तो पी मल्टीपल को यूज़ करने की यूजुअली दो तरह की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसमें इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जो स्टॉक्स लोअर पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे होते हैं वो उन्हें प्रेफर करते हैं। और दूसरी होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग, उसमें एक इन्वेस्टर एक ऐसे स्टॉक को जो कि हाई पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है उसे भी सेलेक्ट कर लेता है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए। तो इन नटसेल पी मल्टीपल ये होता है। पी मल्टीपल को हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ऑब्वियसली दूसरे जो रेशोज़ वगैरह हैं और दूसरे जो फाइनेंशियल्स हैं हमें वो भी देखने हैं, जिनको मैं आने वाले वीडियोस पे अपने कवर करने वाला हूँ। पर पी रेशो मतलब इन नटसेल जो है मैंने वो आपको समझाने की कोशिश करी है, और स्लाइड्स में मैंने जो लिखा है एक बार आप उसको भी पढ़ें। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज मैंने यूज़ करी है। एक लेमन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इस रेशो को कैसे यूज़ कर सकता है, उसको काफ़ी हेल्प होगी ये सब पढ़ने के बाद।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई दूसरी चीज़ कवर करने वाला हूँ जो अलॉन्ग विद पी रेशो आप यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल असेसमेंट करने के लिए किसी भी स्टॉक की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।